नमस्कार, मैं रविश कुमार। दुनिया भर में पनामा पेपर्स के खुलासे के बाद किसी को समझ नहीं आ रहा है, कोई उद्योग जगत के खिलाफ बोलना नहीं चाहता या क्या ऐसा भी है कि इस मामले में दम ही नहीं है, वरना इतना बड़ा खुलासा हुआ है और इसे लेकर तमाम देशों की शुरुआती प्रतिक्रिया के बाद कहीं कोई खास राजनीतिक हलचल नहीं दिखती। भारत में क्या इस वजह से भी शांति है कि किसी बड़े नेता या दल का नाम अभी तक नहीं आया है, या इस वजह से कि उद्योग जगत के नाम आए हैं और इनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता। इस बात के बावजूद भारत सरकार ने खबरों के छपते ही जांच के आदेश दे दिए। कांग्रेस ने तमाम कागजात को सुप्रीम कोर्ट के हवाले करने के बयान देने की औपचारिकता पूरी कर दी, मगर इसके बाद और क्या हो सकता था। बहरहाल इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने जिन नामों को छापा है उनमें से अमिताभ बच्चन और वकील हरीश साल्वे की सफाई आई है। सोमवार को इंडिया बुल्स और डीएलएफ और ऐश्वर्या राय बच्चन की सफाई आ गई थी। बच्चन ने कहा है, अमिताभ बच्चन ने, कि मीडिया ने जिन कंपनियों का नाम लिया है मैं किसी के बारे में नहीं जानता, मैं इन कंपनियों में कभी निदेशक नहीं रहा, हो सकता है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ हो, मैंने अपने सारे टैक्स दिए हैं, मैंने बाहर जो भी कमाया है वो कानून के दायरे में कमाया है और भारतीय कानून के अनुसार टैक्स दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी नहीं बताती है कि मैंने क्या गैर कानूनी काम किया है। मशहूर वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि मैंने 2012 में क्रेस्ट ब्राइट नाम से एक होल्डिंग कंपनी बनाई थी, लेकिन कंपनी के पास कोई संपत्ति नहीं है, इसकी आय शून्य है। मैं कानून के अनुसार 2003 से पैसा बाहर भेज रहा हूं। मैंने कुछ पैसे इंग्लैंड की कंपनियों और अमेरिका के एक पेटेंट में लगाए हैं। 2014 के बाद से मैंने 2 जगह टैक्स दे रहा हूं, इंग्लैंड और भारत में। मैंने क्रेस्ट ब्राइट उसमें कंपनी में कभी पैसा नहीं रखा, और भी इनकी लंबी सफाई है। ज्यादातर लोगों की सफाई में यही बात निकल कर आ रही है कि उन्होंने नियमों के तहत ऐसी कंपनियां खोली और पैसों का निवेश किया। पर क्या यह सवाल हो सकता है कि दुनिया में पनामा या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड जैसे टैक्स अड्डे क्यों हैं? क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पनामा जैसे देश दुनिया भर के काले धन को छिपाने के अड्डे नहीं हैं? वहां पर हर कोई अपने अपने देश के नियम के अनुसार ही कंपनी खोलता है और पैसे लगाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक अनुमान के तहत ऐसे 80 देश हैं, टैक्स हेवन जिसे बोलते हैं, और यहां 1000 से 1200 खरब रुपए रखे गए हैं, जो छिपा कर रखे गए हैं और जो दुनिया भर में घूमते रहते हैं ये पैसे। अब इतने घुमावदार मामले को तुरंत समझ जाना या किसी को चोर बताकर पकड़ लेना ना तो आसान है ना ही उचित है। अब यहां एक और सवाल जो मुझे समझ में आ रहा है और जो आपसे साझा करना चाहता हूं, जैसे मोसाक फोंसेका नाम की कानूनी सलाह देने वाली कंपनी के सभी ग्राहक कैसे हो सकते हैं? नियमों का पालन करने वाला अमीर उद्योगपति भी कंपनी बनाने या खरीदने में फोंसेका की मदद लेता है। ड्रग माफिया भी अपने काले पैसे को जमा करने के लिए इसी कंपनी की मदद लेता है। बैंक लूटने वाला गिरोह इंग्लैंड का भी पैसे को ठिकाने लगाने के लिए फोंसेका की मदद लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि फोंसेका एक घाट है जहां पानी पीने के लिए बकरी भी आती है, हिरन भी आता है और बाघ भी आता है, और पहले से वहां मगरमच्छ तो पड़ा ही रहता है। क्या फोंसेका जैसी कंपनी का अस्तित्व आतंक और तरह तरह के भ्रष्टाचार से जूझ रही दुनिया के लिए चुनौती नहीं है? अगर किसी नेता का नाम नहीं आया है तो फोंसेका जैसी कंपनियों के अस्तित्व को लेकर ही बेचैनी क्यों नहीं दिखती है? फिर तो ये 370 पत्रकारों का साल भर तक 1 करोड़ दस्तावेजों का पढ़ना एक बेकार अभ्यास घोषित कर देना चाहिए। पर इतना बेकार होता तो भारत सरकार ने जब एक कानून बनाया तो उसके डर से 2000 करोड़ रुपए का खुलासा कैसे हुआ? काश ये भी पता होता कि ये पैसा पनामा से ही आया या बिहार वाले मोकामा से। मैं जिस कानून की बात कर रहा हूं, हालांकि इस कानून का संबंध विदेशों में मौजूद संपत्ति से ही है, मोकामा का नाम पनामा से राइम के लिए ले लिया। अब आप आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ने के भाषणों को याद कीजिए और आतंकी संगठन से लेकर प्रतिबंधित मुल्क सीरिया की मदद करने वाली कंपनियों के नेटवर्क की हकीकत को समझिए। आतंक से लड़ने के नाम पर आपको जो झांसा दिया जा रहा है वो खेल कुछ और भी हो सकता है। इस युद्ध में सीरिया के राष्ट्रपति को भी आरोपी माना गया है और उनकी सरकार पर अमेरिका ने कई प्रकार की पाबंदी लगाई है। इसके बाद भी कई कंपनियां ऐसी हैं जो सीरिया को तेल और गैस की सप्लाई कर रही हैं, जिससे उसके लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं। पनामा पेपर्स से पता चलता है कि कई कंपनियों ने अपना एक नेटवर्क बनाकर सीरिया को पाबंदी के बाद भी सप्लाई जारी रखा है। इनका राष्ट्रवाद तो अलग ही होता है। ऐसी 3 कंपनियों पर अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल OFAC ने पाबंदी लगाई है।
इनमें से एक कंपनी के लिए लॉ फर्म मोसाक फोंसेका ने भी काम किया है। मोसाक फोंसेका ने के एक प्रवक्ता ने ICIJ, जो पत्रकारों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसे बताया है कि उनकी फर्म बैंकों और दूसरी लॉ फर्म जैसे बिचौलियों के जरिए ही उन ग्राहकों की समीक्षा करता है और उनका बैकग्राउंड चेक करता है जिन्हें वो मोसाक फोंसेका के पास भेजता है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की पाबंदियों के दायरे में आने वाले, ध्यान से सुनिएगा, करीब 334 लोगों और कंपनियों के साथ मोसाक फोंसेका ने काम किया है। रिकॉर्ड कहते हैं कि पश्चिम एशिया में सक्रिय आतंकवादियों और युद्ध अपराधियों के संदिग्ध फाइनेंसर्स के लिए फर्जी कंपनियां बनाकर मोसाक फोंसेका ने पैसा कमाया है। इसके अलावा मेक्सिको, ग्वाटेमाला और पूर्वी यूरोप के ड्रग माफिया, ईरान और उत्तर कोरिया में एटम बम बनाने से जुड़ी जानकारियां फैलाने वालों और दक्षिण अफ्रीका के आर्म्स डीलर, हथियार डीलर के लिए भी शेल कंपनियां बनाने में मोसाक फोंसेका का रोल रहा है। अगर यह बात सही है तो क्या आप मोसाक फोंसेका जैसी कंपनी के होने और उससे सबके रिश्ते या उससे सुविधा लेने का खतरा समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह कैसी ईमानदार और सज्जन कंपनी है जो आतंकवादी संगठन के लिए भी कंपनी खुलवा देती है, ड्रग माफिया के लिए भी खुलवा देती है और नियमों के आधार पर काम करने वाले उद्योगपतियों के लिए भी कंपनी खुलवा देती है। बैंक को अपने ग्राहकों की समीक्षा करनी होती है, वो जाने किस किस के लिए कंपनी खुलवाने में हमें क्लीन चिट देते हैं, ये मोसाक वाले कहते हैं। वाह रे दुनिया! तो आपको क्या यह समझ में आ रहा है कि बैंक और वकील मिलकर क्या गुल खिला रहे हैं? इस खुलासे से क्या आपको पता चला कि वर्षों तक, मैं एक और जानकारी दे रहा हूं, जो पता चला कि वर्षों तक स्विस बैंकिंग कंपनी UBS और पनामा की मोसाक फोंसेका एक दूसरे के साथ मुनाफे वाली साझेदारी में रही हैं। UBS में ऐसे ग्राहक थे जिन्हें अपने पैसे छुपाने के लिए दूसरे देशों में फर्जी कंपनियां चाहिए थी। मोसाक फोंसेका ऐसी कंपनियों को बनाने में माहिर है, लेकिन 2010 में UBS को डर लग गया कि अमेरिका में उस पर टैक्स चोरी और हवाला के मामले चल सकते हैं। UBS बैंक के डायरेक्टर इसके बाद शेल कंपनी के कारोबार से बाहर होने के ताक में लग गए। 28 सितंबर 2010 को स्विट्जरलैंड के ज़ुरिख में एक बैठक में काफी तनाव हो गया, जिसमें UBS ने कहा कि सीक्रेट अकाउंट के पीछे शेल कंपनियों के मालिकों की पहचान के लिए मोसाक फोंसेका जिम्मेदार है, बैंक नहीं। अब याद कीजिए पहले क्या कहा था जो मैंने अभी पढ़ा, कि फोंसेका ने कहा कि वो कंपनी कह रही है कि खतरनाक ग्राहकों की पहचान के लिए बैंक जिम्मेदार है, वकील वाले कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं आपस में, आपको लग रहा है कि आप वॉलीबॉल का मैच देख रहे हैं। मोसाक फोंसेका के कर्मचारी हैं, इनका नाम मैं नहीं पढ़ सकता, कोई डाइटर कौन बुखोल जाए, उन्होंने कहा है कि उनकी फर्म को नहीं पता कि UBS के ग्राहकों के लिए बनाई गई कुछ कंपनियों के असली मालिक कौन है, क्योंकि बैंक ने इसकी जानकारी नहीं दी है। 500 से ज्यादा बैंकों, उनकी सहयोगी कंपनियों और उनकी शाखाओं ने मोसाक फोंसेका के साथ करीब 15,600 शेल कंपनियां रजिस्टर की थी, यानी कागजी कंपनियां। बाद में UBS बैंक इस खेल से बाहर हो गया और अपनी नीतियों को सख्त कर ली उसने। हम और आप बैंकों पर कितना भरोसा करते हैं? मोसाक फोंसेका ने आतंकवादी संगठनों से लेकर ड्रग माफिया के लिए फर्जी कंपनियां खुलवाई है, अमीरों के लिए पैसे ठिकाने लगाने में मदद की है। उस फोंसेका से 500 बैंकों के रिश्ते रहे। क्या इसलिए हंगामा नहीं है कि चंद हाथों में पूंजी जमा होने के इस खेल को कोई खराब नहीं करना चाहता? क्या यह वही खेल है जिसके कारण 1% लोगों के पास 90% संपत्ति पर कब्जा है? पूंजीवाद में अगर सबको बराबर का चांस मिलता है तो सारा पलड़ा उस 1% की तरफ ही क्यों है? क्या यह सारा खेल पूंजीवाद के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? वैसे मूल सिद्धांत क्या है ये भी मैं ठीक से नहीं जानता, मगर समझने और आपसे बात करने के लिए कह रहा हूं। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ YL अवाद साहब हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं साउथ एशिया न्यूज एजेंसी के, और P वैद्यनाथन अय्यर साहब हैं, नेशनल एडिटर हैं द इंडियन एक्सप्रेस के, और एक्सप्रेस ने अपने अखबार में और वेबसाइट पे खूब ऐसा छापा है, 10 पन्ना भर दिया है छाप के, ऐसा लग रहा है पूरा दस्तावेज है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने कितनी खबरों को इसको दिलचस्पी से पढ़ी है। कई जगहों पर यह बात समझ में आती है कि फोंसेका और उसकी भूमिका से कितने खतरनाक पहलू दुनिया के इस हिस्से में मौजूद हैं, वो इतने जटिल हैं कि शायद इसीलिए हमारी आपकी समझ से बाहर की चीज है। अय्यर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि
ठीक है, आप लोगों की जांच में जो पता चलता है कि मुंसेका जी तो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो आता है हम कार बना के दे देते हैं, लेकिन वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उनका वजूद कैसा है, एग्जिस्टेंस कैसा है कि उनके पास आप भी जा रहे हैं कंपनी खुलवाने के लिए, आतंकवादी लोग भी जा रहे हैं, माफिया लोग भी जा रहे हैं, तो ये किस नियम के तहत हो रहा है? और क्या आप लोगों की जांच में आप अगर हमारे दर्शकों को बता दें, क्या ये ठीक ये बात निकल कर आई है कि इस लॉ फर्म ने, जो अपने आप को पाक साफ बताती है इस मामले के बाद, इस लॉ फर्म फोंसेका ने आतंकवादी संगठनों को भी मदद की है? जैसे आज आपकी पहली खबर थी कि दाऊद के की पैसे को भी इस को यहां से वहां ले जाने में इस कंपनी ने मदद की थी। अय्यर साहब जी देखिए, मोज़ैक फोंसेका, उनका जो ड्यू डिलिजेंस होता है, जो नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट होता है, हमारे देश में तो इतने आसानी से बैंक नहीं खोल सकते जितने आसानी से आप मोज़ैक फोंसेका पनामा में जाके एक कंपनी खोल दे सकते हैं। हमारे देश में अभी भी बतेरे चीजें मांगते हैं जो एक बैंक अकाउंट खोलने में दिक्कत होती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम पर हमारे देश में अभी काफी सुविधाएं ज्यादा हो गई है, जिससे लोग आसानी से थोड़ा बैंक में अकाउंट खोल पा रहे हैं। यहां पर मोज़ैक फोंसेका का जो ड्यू डिलिजेंस होता है, जो वो आपकी पूरी पूछताछ करता है, वो इतना कम होता है, इतना लैक्स होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उनका, कि आप जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम पहाड़गंज और बम्बई के चालों में लोगों के घर गए, जिनके नाम कुछ लोगों के नाम उधर आए हैं, तो वहां पर तो वो पहले तो वो आदमी नहीं मिलता है, फिर वो अपने दस्तावेज देता है जो मोज़ैक फोंसेका को, वो 1 महीना ही वो घर में रहा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी का नाम का पकड़ा देता है। तो ये छोटी छोटी चीजों से आप इतनी आसानी से एंटिटीज खोल देते हैं, ऑफशोर एंटिटीज। दूसरा, इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉ फर्म्स हैं, जो इंटरमीडियरीज कहलाते हैं, जो मोज़ैक फोंसेका को इंडिया में उनका बिजनेस फैलाने में मदद करते हैं। अब ये बात जरूर है, मैं इसमें एक क्वालिफिकेशन दूंगा जरूर, कि जैसे आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा कि इसमें लेजिटिमेट रीजंस भी हैं, लोग जिससे ऑफशोर एंटिटीज खोलते हैं, लेकिन अब उन एंटिटीज में क्या होता है, उन एंटिटीज में और कोई भी पैसा आता है, उन एंटिटीज का ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उसके शेयर होल्डर्स क्या पनामा का ही कोई और ट्रस्ट है या फाउंडेशन है, जिसके बेनिफिशियल ओनर्स जो आपको बिल्कुल पता भी नहीं है, उसके ओनरशिप क्या है। तो ऐसा भी वहां पे कंपनी बन सकती है और बहुत जगह से पैसा वहां आ सकता है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉ फर्म्स भी इतने तरीके बताते हैं क्लाइंट्स को, जो सही मायने से काम करता है वो तो बहुत बड़े लॉ फर्म की मदद ले लेता है, जो नहीं करता है वो तो सीधा पनामा भी पहुंच जाता है। वो एक सूटकेस में कुछ रुपए लेके, अपना आइडेंटिटी लेके, वो पनामा जाकर भी अकाउंट खोल ले सकता है। पनामा ही नहीं, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में भी मोज़ैक फोंसेका अय्यर साहब, एक सूचना आई है कि आइलैंड के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम इस खुलासे में आया है, उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर जल्दी चुनाव कराने की मांग की है और संसद भंग करने की बात कही है। नॉर्वे में भी कुछ गतिविधियां हो रही है, वहां के बैंक से पूछा जा रहा है, टॉप कॉर्पोरेट को बुलाकर एक मीटिंग होने की बात कही है। पर आपने कहा कि जो फोंसेका कंपनी है, उस कंपनी के तो बहुत सारे संदिग्ध रिश्ते हैं, ये बात तो आ रही है, अमेरिका के प्रतिबंधित सूची से भी आ रही है, पनामा पेपर से भी आ रही है कि वो आतंकवादियों, ड्रग माफियाओं की भी मदद करती है। एक आपने कहा कि उस कंपनी की मदद यहां के भी लॉ फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। एक तीसरी बात आपने कही कि आप पहाड़गंज और मुंबई के चौलों में गए थे, इसे एक बार और स्पष्ट कर दें, मैं शायद नहीं सुन सका, मुझे लगता है कि दर्शक भी शायद इस पॉइंट को मिस कर गए होंगे। तो क्या ये जो कंपनियां हिंदुस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियां हैं, इस फोंसेका की मदद कर रही हैं, क्या उनको अलाउ है कि आप एक ऐसे कंपनी की मदद करेंगे? हमारा देश आतंक को लेकर इतना पीड़ित रहता है, आतंक के साथ लड़ना चाहता है, वो ये कंपनियां एक ऐसी कंपनी की मदद कर रही हैं जो आतंकवादियों की भी कंपनियां खुलवाती हैं। अय्यर साहब जी, इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए। इसमें जो कंपनीज एडवाइस करती है और जो कंपनीज, ये एक सवाल उठता है कि इनको
इनके ऊपर स्क्रूटिनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि इसमें बहुत नामी लॉ फर्म्स भी हैं जो बड़े वेल हील्ड कस्टमर्स को भी मदद करते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े बिजनेसमैन या इंडिविजुअल्स की भी मदद करते हैं, नागरिकों की भी मदद करती है। तो अब ये इसमें देखना बहुत जरूरी है कि ये लोगों ने जब एंटिटीज बनाई उधर, वो एंटिटीज में क्या हो रहा है, उसमें कहां से पैसा आ रहा है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम से का ही पैसा उसमें आ रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहाड़गंज वाली बात आपने क्यों पहाड़ जी हाँ। वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि आप देखोगे तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा हमने इतने महीनों से निकाला है, उसमें काफी नाम है। तो उसमें अब वो इन्वेस्टिगेशन का हमारा एक नया ही एक एवेन्यू ओपन कर दिया है कि उसमें ऐसे भी लोगों के नाम हैं जो आप सोच नहीं सकते कि वो लोग ऐसे ऑफशोर एंटिटीज खोल सकते हैं क्या। तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत जो ऐसे घरों में रहते हैं, एक कमरे वाले घरों में जहां पे टॉयलेट शेयर होती है, ऐसे वाले घरों में भी रहते हैं, और वहां पर आप जाओगे तो पता भी नहीं चलता है वो बंदा अगर 6 महीना रहा या 1 साल रहा, तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा वहां इंट्रूजन नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो थोड़ा रिपोर्टर के लिए भी थोड़ा दिक्कत होता है वहां पे लोगों से जाकर बात करने में और बहुत ज्यादा सवाल करने में। फोटो समझ में आ गया। अवाद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक फोटो तो समझ में आ गया कि कैसे फोनसेका की मदद की जा रही है। अभी अय्यर साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी कंपनियां ऐसे लोगों के नाम पर खुल गई हैं जो पहाड़गंज और मुंबई के चौल में रहते हैं, जिन्हें शायद कंपनी चलाना तो दूर, मतलब खोली कैसे जाती वो भी ना मालूम हो। तो ये भी शायद नियमों के तहत हो रहा हो। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं, इसमें बैंक की भूमिका आई है, एक ऐसे नेटवर्क की भूमिका आ रही है कि जिसमें ये हर तरह की मदद कर रहा है। सीरिया की एक कंपनी है जो एक कंपनी का नाम आया जो सीरिया के असद की मदद करती है, वहां तेल और गैस की सप्लाई करती है। क्या इस नेटवर्क से जो पनामा जैसे वर्जिन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन जो हैं, इन सब जगहों में जो पैसा रखा जाता है, क्या इन सब नेटवर्क से आपके अध्ययन में कभी ये सामने आया है कि आतंक के नेटवर्क को भी इसमें इसका पालन पोषण हो रहा है? ये नया चीज तो नहीं है, सबसे बहुत पुराना है। जैसे आप देख लो कॉन्ट्रा रेबल का जो निकारागुआ में जब तक उनका कॉन्ट्रा रेबल हम वो कह रहे हैं, और जब तक ईरान गेट भी है जो उनकी बंदूक में आ रहे थे इजराइल के थ्रू, वहां पर ईरान में खरीद लिया था। हाँ। उसकी ये पैसा कहां से आया, किसने दे दिया था, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज है। यहां पर अभी तक जो अभी खुल रहा है पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए, अभी तक ये दिस इज अ मोल इन द आइसबर्ग ऑफ द स्टोरी, क्योंकि ये तो दिस इज वन ऑफ 21st सेंचुरी मतलब सबसे बड़ी वाली के एक्सपोजर है, मतलब इज बिगर देन विकीलीक्स जो अभी तक ये वाले है। हाँ, इसलिए मैं चाहता था कि आप थोड़ा मदद करें हमारे दर्शकों को समझने में कि आतंक के नेटवर्क को, देखिए आतंकवादी घटना होती है तो सारे नेता टीवी पे आके भाषण देते हैं, ठीक, और सुरक्षा के नाम पे, लड़ाई के नाम पे हमें एयरपोर्ट पे सुरक्षा दी जाती है जहां हम जूते उतारते उतारते परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हमें यह खबर पढ़ने को मिलती है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक फर्जी कंपनी बनाकर आतंकवादी संगठनों की मदद कर रही हैं, जिस सीरिया को आतंकवादी बताकर और या फिर जन विरोधी बताकर उस पर हमला किया जा रहा है, उनकी मदद कर रही है, तो जरा गेम समझना चाहते हैं ना, ये तो कंपनियां ग्लोबल हैं या वाकई एक सुपर नेशनल चीज है? ये सबसे बड़े नंबर है। वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर है, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर भी है, मंत्री भी है, ये इसका नाम है। ये पैसा में जिसको बैक किक कर कह रहे, अगर आपके लिए अमीर ऑफ कतार है जो उनके पास वहां पर बैरल ऑफ गैस में, फिर भी उनके अकाउंट भी है उधर। अगर होस्नी मुबारक में जो इजिप्ट में, उसके अकाउंट भी है। बशर अल असद का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सीरिया के लिए, उसका नाम भी नहीं है, लेकिन उनकी कह रहे इस्तिजार में, उनके साथ में ये लोग है। अगर सही है वो कह रहे, ये तो किकबैक्स है, क्योंकि सीरिया का पैसा कहां से आ रहे? सीरिया का पैसा अभी तक 5 साल के ऊपर है, उन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया था रशिया के और ईरान से पैसा से आया सरकार की, उसकी क्या जरूरत थी वहां पर ये खोलने के लिए अकाउंट में? अगर सीरिया के सबसे बड़ा राष्ट्रपति में वहां पर प्रेसिडेंट बशर अल असद है, सबसे बड़ा दोस्त है 10 साल के लिए अंदर अर्दोगान में, तुर्किश प्रेसिडेंट भी है और अमीर ऑफ कतार हामद भी है, दोनों के 10 साल के रिलेशन है। अगर उनकी पैसा देने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए, ये सबसे वाले का एक्सपोजर, ये दोनों की चीज है। तीसरी बात है, ये तो समझना पड़ेगा लोग है आपकी,
अगर एक ही भी अमेरिकन नाम भी नहीं है इसी लिस्ट में, तो रीजन क्या है कि कोई करप्टेड अमेरिकन लीडर भी नहीं है। अमेरिका के कई बड़े अखबारों ने छापा तक नहीं है इस खबर को। और तो सुरूर का जो उनकी कंसोर्टियम वाले जो जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप बनाया था, उन्होंने खुद फाइनेंस भी किया था, ये इसलिए हुआ था, एक्सपोजर कर दिया था। जैसे हमारा विकीलीक्स वाले का जो, ठीक है, ये इसके अलावा है। मैं ये नहीं कहना चाहते ये सीरियन का क्राइसिस में ये पैसा उसके लिए आया था, इसलिए युद्ध में भी चलना जा रहे थे। इट इज नॉट द ट्रू पिक्चर ऑफ दिस। पर इस टेरर नेटवर्क में ये जो तेल और गैस की कंपनियां हैं, इन सब के पैसे आवाजाही करते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। भाई तेल में किस चीज के लिए? जब तक रशिया में खुद पैसा भी देते, तेल भी देते, गैस भी देते, ये सिर्फ किकबैक्स के लिए बात करना, किकबैक्स के लिए है। अय्यर साहब, एक अवाज साहब कह रहे हैं कि ये पैसे को इधर से उधर करने का मामला ज्यादा है, लेकिन जो अमेरिका के संगठन ने फोंसेका उन कंपनियों की पर जो रोक लगाई है, बैन किया है, जिनकी मदद फोंसेका ने की है, और ये एलिगेशन लगाया कि ये आतंकवादी संगठनों की मदद करते रहे हैं, उनके पैसे को इधर से उधर ये करते रहे हैं। ये तो थोड़ा हम और आपसे जानना चाहते हैं इसी पहलू पर। हालांकि आइलैंड के एक बार फिर से बता दें कि थोड़ा थोड़ा असर हो रहा है दुनिया में। भारत में लोग ये उम्मीद करके बैठे थे अय्यर साहब के कुछ बड़े नेताओं के आप नाम बताएंगे, कांग्रेस के, बीजेपी के, है ना, वो नाम आपने नहीं बताया तो लोग थोड़े मायूस हो गए कि इसमें फिर क्या है। तो शायद हम कंपनियों के करप्शन को करप्शन नहीं समझते हैं, पर इस पहलू पर और आप कुछ बता सकते हैं क्या? जी रविश जी, क्विकली इंडियन एक्सप्रेस ने नाम नहीं बताया, ये बहुत गलत होगा कहना, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के पास नाम रहते तो इंडियन एक्सप्रेस जरूर बताता। तो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें जो साफ नजर आया है, जिनसे सारा फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद ही हम कुछ भी चीज लिख सकते हैं। तो मैं क्विकली वो कहना चाहता, बट ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी थी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, एक जो ये जो लैक्स, मतलब जो बहुत आसानी से जो रेगुलेशन बहुत कम होता है, जैसे टैक्स हेवंस में, उसके ब्लैक लिस्ट में पनामा अभी फरवरी तक था। तो FATF का ब्लैक लिस्ट तो अभी फरवरी में निकला, अब पता नहीं ब्लैक लिस्ट और बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, क्योंकि मोज़ैक फोंसेका तो पनामा में ही रजिस्टर्ड कंपनी थी, और वो ब्लैक लिस्ट में इसलिए था पनामा क्योंकि वहां पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे शेडी तरह से फाइनेंस करने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। वहां का रेगुलेशन ही आपको अलाउ करता है। जैसे मानिए कि रशिया का अभी साइप्रस के साथ एक टैक्स ट्रीटी है, जहां पर रशियन कंपनीज, अगर रशिया के लोग अगर साइप्रस में कंपनीज रजिस्टर करती हैं और वो बिजनेसेस वहां करती हैं, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन साइप्रस में ऐसा है कि वहां की जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो सब सरकार को पता होनी चाहिए। अब ये शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि साइप्रस में आपने कंपनी तो बना ली, उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स होते हैं और कोई कंपनीज जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या पनामा में हो, तो वो कोई आप और मेरे जैसा आदमी भी नहीं होता है वहां शेयर होल्डर या डायरेक्टर, वो तो और 3 कंपनीज डायरेक्टर होती हैं और 3 कंपनी शेयर होल्डर्स होती हैं। तो ये इतना अच्छे से लेयर हो जाता है, और वो अगर माना वो एक पनामा में फाउंडेशन या ट्रस्ट बन गई, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन आदमी उसके पीछे है। तो ये मैकेनिज्म इतना सूट करता है फॉर इलीगल एंड नेफेरियस एक्टिविटीज कि आप लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को तो आप बैन करते जा सकते हैं। उसी तादाद पे अगर कंपनीज इनकॉर्पोरेट होते जा रही हैं, तो आप उनको कैसे पता करोगे कि कितनी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हो रही है और कितने कंपनीज को आप बैन करते जाओगे? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ऐसे जो शेल कंपनीज होती हैं वो क्यों बनाई जाती हैं, और उसका ड्यू डिलिजेंस जो बैंक्स आप शुरू में कह रहे थे कि HSBC, UBS, ये सब बहुत बड़े इंटरमीडियरीज होते हैं जो क्लाइंट्स लेके आते हैं मोज़ैक फोंसेका के पास, जो वो क्लाइंट्स
HSBC और UBS उनको बहुत एडवाइस देती हैं कैसे आप कर सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, या अपना ओनरशिप बिना दिखाए रह सकते हैं। ये सब एडवाइस जो जैसे 15,600 कंपनीज जो आप बोल रहे थे मोज़ैक फोंसेका ने रजिस्टर की है बैंकों की मदद से, उसमें से HSBC अकेले ने 2,300 कंपनीज रजिस्टर की हैं। तो ऐसे तो बड़े बड़े स्विस बैंक्स और दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स जो सीक्रेसी पर ही जिनका बिजनेस बहुत है, वो लोगों ने मदद की है। और मुझे लगता है जैसे यहां पर इकबाल मिर्ची है, उसकी प्रॉपर्टीज यूके में कहां से होती है, वो कैसे कर पाता है, तो उस पे तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। ये तो प्रिवेंशन ऑफ एक सवाल मैं और आपसे आता है। अय्यर साहब पूछना चाहता हूं, आपकी रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस में एक जगह जिक्र है कि 2013 में भारत के टैक्स विभाग ने इन कौन कौन लोगों ने इन टैक्स हेवन्स में पैसा लगाया था उसकी पड़ताल की थी, मतलब नोटिस भेजा था, जानने की जानकारी हासिल की थी। आज अगर भारत सरकार प्रयास करे जानने का, करती होगी, तो क्या आज भी पनामा उतना ही सुरक्षित है, उतना ही क्लोज्ड है कि वो नहीं चाहे तो नहीं बताएगा भारत को और भारत कुछ नहीं कर सकेगा, हम कभी सच्चाई नहीं जान सकेंगे? जी, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने आज भी एक रिपोर्ट की थी कि जहां पर पिछले 4-5 सालों से मोज़ैक फोंसेका भारत के लिए कोई नया एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मोज़ैक फोंसेका के दीवार पर जाकर भारत ने काफी सर अपना ठोका है, क्योंकि जब भी कोई कंपनी का इंफॉर्मेशन भारत को अगर पता चला, कि सरकार को यहां पता चला कि ये कंपनी एंटिटी है जो रजिस्टर्ड है मानो पनामा या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स या सेशेल्स ऐसे देशों में, और तो वो भारत जाता है ऐसे देशों में और बोलता है कि हमारा तो जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के साथ हमारा टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है, और जाके कहता है कि हमें ये कंपनीज के पूरे 10 महीने या 3 साल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बताइए, इनका बैलेंस शीट दीजिए, इनका ओनरशिप बताइए, इनके बैंक अकाउंट्स बताइए। लेकिन 4-5 साल तक भारत अपना कन्वर्सेशन जारी रखता है, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जाकर मोज़ैक फोंसेका से पूछता है कि आप इनका बताइए, तो मोज़ैक फोंसेका बोलता है कि इंटरनल मेल्स में हमें नजर आता है। मोज़ैक फोंसेका आपस में बात करते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव्स कहते हैं कि हमारे पास तो ये इसका ओनर कौन है ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो मानो रजिस्टर्ड एजेंट जो कंपनी बना रहा है उसी के पास नहीं है कौन ओनर है, फिर वो जाकर एक बीच का CA या तो ये बीच के चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर से जाके पूछता है। ठीक है, यही लोगों को समझना है कि लोग या लॉयर से जाके पूछता है। लोग तुरंत शायद ये चाहते हैं कि इसमें आप बता दें 2-4-10 लोगों के नाम जिस पर वो फुटबॉल खेलना शुरू हो जाए, लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो बहुत दिलचस्प है। अवाद साहब, मैं ये सीरिया वाली खबर का मतलब हिंदी रूपांतरण पढ़ रहा हूं जो एक्सप्रेस में है कि 2015 में मोज़ैक फोंसेका ने ऐलान किया कि वो 35 संभावित खतरनाक कंपनियों के साथ अपना संबंध तोड़ रहा है। ये कंपनियां रूस और बेलारूस में तेल से जुड़ी थीं, पश्चिम एशिया में मोबाइल फोन, जूस, टोमेटो पेस्ट और चीजें बनाती थीं। इसके अलावा युगांडा और गिनी की इन्वेस्टमेंट कंपनियों, पश्चिमी अफ्रीका की शिपिंग कंपनियां हैं, लेबनान और इस तरह की कंपनियां हैं जिनका इस तरह से है। तो एक तरह से जब इसको लगता है फोंसेका को कि अब ये किसी टेरर नेटवर्क के आरोप में फंसेगा तो ये बच जाएगा। अब जैसे अय्यर साहब कह रहे थे कि अगर भारत पूछ रहा है कि बताइए किस किस के कौन कौन सी कंपनी है, तो वो नहीं बताता है। तो एक तरह से क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी कंपनियों का वजूद ही नहीं होना चाहिए इस दुनिया में? मैं आपके लिए एक चीज बता देंगे, 2003 है जब तक हमको अमेरिकन के साथ में एम्बेडेड जर्नलिस्ट में उनके साथ में बगदाद में गया था। सबसे मंत्री में वहां पर मिनिस्ट्री में उन्होंने सेफ गार्ड किया था ऑयल मिनिस्ट्री, इराकी ऑयल मिनिस्ट्री, बाकी पूरा डैमेज कर दिया था अमेरिकन फौज में। इसकी क्यों? वहां पर ऑयल फॉर फूड उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट निकाल दिया था, नटवर सिंह के नाम है, भीम सिंह के नाम है, सबको जो उनकी दुश्मन है, अमेरिकन का दुश्मन है, वो नाम रिलीज कर दिया था। अगर हमारे देश में $200 बिलियन नुकसान हो गया, आप ये कहना चाहते $5 मिलियन का जो कैपिटल है, ये इसी की बात करना चाहिए? हमारे $200 बिलियन का नुकसान हमारे देश के ऊपर,
हमको जब तक अमेरिकन सरकारी वाले कन्फ्रंट करना चाहते, आप क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे? तुर्की में, जॉर्डन में कह रहे हैं हमारा अलाइज, सब जगह ले गए, आपको तेल हमारे कंपनी में अलाइज नहीं ले गए। अभी ISIS में हर रोज में $4 बिलियन में मिल रहा था तेल में बेचने के लिए। $10 मिलियन हर हफ्ता में अर्दोगान बच्चा मिल रहा है, और किसी को मालूम भी नहीं है 5 साल के लिए तेल का मामला बिजनेस चल रहा, और ये टेरर नेटवर्क फंडिंग कर रहे हैं, पैसा भी देते, और ये आप कह रहे $5 बिलियन की बात करना चाहते हैं। दिस इज अ हिपोक्रेसी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस तकनीकी मसले को थोड़ी सरलता से समझाने के लिए। मुश्किल है, लेकिन ये एक बात तस्वीर तो नजर आती है कि ऐसा कोई घाट है फोंसेका जहां पर बाघ, बकरी और मगरमच्छ पानी पी सकते हैं, लेकिन जहां पानी नहीं है वो जगह हम आपको छोटे से ब्रेक के बाद ले सकते हैं। एक अपडेट आपको फिर से बता दें कि आइलैंड में हंगामा हो गया है। वहां के प्रधानमंत्री जो आइसलैंड में जो हंगामा हुआ, वहां के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलकर कहा इसी मामले में, पनामा पेपर्स के मामले में, कि संसद भंग की जाए और जल्दी चुनाव कराए जाए। तो कहीं कहीं तो सही सही पकड़े जा रहे हैं लोग, लेकिन पकड़िएगा तब ना, जब समझिएगा तब तो पकड़े जाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। थैंक यू सर। आइसलैंड के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने की खबर भी आ रही है, वहां खूब जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। और पाकिस्तान से खबर आ रही है, कादम्बनी ने बताया है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री ने पनामा पेपर्स को लेकर न्यायिक जांच आयोग की घोषणा कर दी है। अब हमारे साथ अतुल कुलकर्णी हैं, लोकसत्ता के पत्रकार हैं आप, और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के इलाके को अच्छे से समझते हैं कुलकर्णी साहब। वहां भयानक सूखा है, आप इस इलाके से आते भी हैं, और 2 महीने के लिए धारा 144 लातूर में, परभनी में 1 महीने के लिए धारा 144, ताकि पानी को लेकर मारपीट की नौबत ना आ जाए, इतनी स्थिति खराब है। कुलकर्णी जी, थोड़ा अगर आप ये आइडिया हम दर्शकों को दे दें कि हम देखते हैं कि वहां पर सूखा है, सूखे के शॉट हैं, लोग बहुत परेशान हैं, पानी नहीं है, ये क्यों है? एक तरफ मैं देखता हूं कि वहां पर 20 से 22 लातूर में ही चीनी मिलें हैं, गन्ने की खेती होती है, तो क्या गन्ने को भी पानी नहीं मिल रहा है? गन्ने का उत्पादन घट गया होगा, सूख गया होगा, या स्थिति क्या है? थोड़ा आप इसकी राजनीति और स्थिति के बारे में जो बेचैनी होती होगी, जो आप कहना चाहते हो, थोड़ा अतुल साहब। रवीश जी, आपने बहुत सही बात को छेड़ा है। गन्ने की खेती को लेकर पिछले कई सालों से मराठवाड़ा पूरा एरिया कहीं ना कहीं राजनीतिक विषयों में उलझा रहा। बात ऐसी है कि पिछले कई सालों से जो जल तज्ञ है वो सब बता रहे थे कि मराठवाड़ा और खास करके लातूर, उस्मानाबाद, ये जो बेल्ट है, इसमें आप पानी नहीं है, कहीं से भी इसको पानी नहीं मिलेगा, ना ही कहीं नदी है या कहीं आजू बाजू में कुछ ऐसे पानी के नेचुरल सोर्स है, कुछ भी वहां नहीं है। और जो भी पानी जमीन में है वो ज्यादा से ज्यादा 50 साल तक टिकेगा। उसके पहले आप कुछ ना कुछ पानी का इंतजाम करिए। और लातूर, उस्मानाबाद ये ऐसा इलाका है जहां पे आप डैम भी नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं है डैम बनाने लायक। तो कुछ ना कुछ आप उसके लिए करिए, ऐसा कई लोगों ने बताया। लेकिन गन्ने की खेती जब लातूर में शुरू हो गई, महाराष्ट्र में आज 100 शुगर फैक्ट्रीज है, तो उस 35 जिले में 100 शुगर फैक्ट्रीज है, तो उसमें से 10-12 शुगर फैक्ट्रीज आज एक लातूर डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरीके से बेतहा सबने लेकर गन्ने की खेती उगाई। वहां पे गन्ना पानी ज्यादा से ज्यादा पीता है। लातूर का जो मांजरा साखर कारखाना है, जिससे विलासराव देशमुख ने बनाया, वो कारखाना सबसे ज्यादा रेट देता है, भारत में सबसे ज्यादा रेट देने वाला वो कारखाना है। ऐसी उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, हर कोई गन्ने के पीछे लगा। और आज हालात ऐसे है कि जमीन का जो नेचुरल सोर्स है पानी का, वो पूरा खत्म हो गया। अतुल, लोगों ने कहीं साईनाथ ने लिखा था कि वहां जो बोरवेल लगाने वाले हैं, महीने में 500-500 बोरवेल लगा देते हैं। अब मैं यहां जो खबर देख रहा हूं कि वहां के जलाशयों में पानी नहीं है, तो जितना भी पानी है वो पानी गन्ने को कैसे मिल जाता है, जो गन्ने का उत्पादन वहां पर बरकरार है? अगर सूखा पड़ा है तो गन्ने को भी सूख जाना चाहिए, या मैं गलत पूछ रहा हूं? नहीं, बराबर है। लेकिन आज
गन्ने की कई शुगर फैक्ट्रीज ऐसी है जो बंद पड़ने हो की गई। कगार पे अच्छा। है, ठीक बंद होने की कगार पे है। आज लोगों को पीने को पानी नहीं, कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद ठप हो पड़ा है लातूर में। हालात बहुत बेकार है, लेकिन ये इसकी वजह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल में भी है। हमें गन्ना चाहिए या इंसान चाहिए, ये बहुत शांति से सोच समझकर काम करने की किसने क्या किया। सबसे ज्यादा पीरियड विलासराव देशमुख लातूर से मुख्यमंत्री रहे, अशोक चौहान नांदेड़ से मुख्यमंत्री रहे, मराठवाड़े को 2 बार मुख्यमंत्री पद मिला, निलंगेकर लातूर से मुख्यमंत्री हो गए, शिवराज पाटिल गन्ना चाकुरकर चाहिए वहां या से थे। इंसान चाहिए, ये अब तय करना पड़ेगा, है ना? ये अतुल तय साहब, करना मुझे पड़ेगा। एक बात बताइए कि वहां पानी का जो संकट है, इससे वहां के सामाजिक संबंधों पे क्या असर पड़ रहा है? क्या सिर्फ गरीब परेशान है या वो बहुत गरीब इलाका है? मैं अपने दूसरे इलाके के दर्शकों के लिए भी पूछ रहा हूं, क्या वो सिर्फ गरीब ही इलाका है, गरीब इलाका ही है जिसकी वजह से ये बातें उतनी ठीक से नहीं आ पा रही हैं, या वहां का जो मध्यम वर्ग होगा वो क्या उसको पानी मिल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको चिल्लाते ट्वीट करते वो नजर नहीं आती है उसकी समस्याएं? नहीं, गरीब अमीर का बात ही नहीं है। हर एक घर में आज पानी का खर्चा कम से कम 5,000 रुपए से, हर एक का बजट 5,000 रुपए से बढ़ गया है। अच्छा। जिसकी आमदनी अच्छी है वो बिस्लरी बोतल, पानी की बोतल लेके खरीद कर पानी पीता है, और जिसकी नहीं है उसको भी टैंकर कहीं ना कहीं से तो खरीदना पड़ता है। घर में नहाने के लिए पानी नहीं है, लोग टीन का पतरे का वो टीन बिछाते हैं, उसके ऊपर नहाते हैं, उसका जो पानी जमा होता है वो पानी कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। ऐसी वहां पे हालत है। और महाराष्ट्र का अधिवेशन का सत्र चालू है, विधानसभा सत्र चालू है। जिस तरीके से अपोजिशन के लोग लड़ रहे हैं और हम आपकी बात वहां पे रख रहे हैं, ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत निराशाजनक परिस्थिति विरोधी खेमे की भी है। किसी को कुछ पड़ी नहीं है। भारत माता की जय के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर विधानसभा का सत्र बंद पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा अपोजिशन लीडर नहीं बोलता कि चलो हम सब मिलकर बैठेंगे, हाउस में सब काम बाजू में रखेंगे और मराठवाड़े को, लातूर उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट को पानी कैसे देंगे। सरकार अपनी तरफ से कर रही है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, अगर विपक्ष नहीं बोल रहा है तो? सरकार अपनी तरफ से कर रही है। आज एकनाथ खड़से जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, पंकजा मुंडे जो लातूर की पालक मंत्री है, वो दोनों आज लातूर गए। लातूर रेलवे स्टेशन जाकर उन्होंने मुआवजा किया जगह का, कैसे पानी ला सकते हैं। लातूर से मिरज जो पश्चिम महाराष्ट्र में आता है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां से ट्रेन से पानी लाने की आज उन्होंने कैसे ला सकते हैं, लाया हुआ पानी कहां जमा कर सकते हैं, इसके ऊपर काफी आज उन्होंने समय कम है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आमतौर पर सरकारें पैसे की घोषणा कर देती हैं, मुआवजे का ऐलान करती हैं और राहत शिविर बना देती हैं, वो अपना फौरी तौर पर वो करती हैं, उसमें कमियां अच्छा खूबियां रहती होंगी, पर पानी का संकट दूर हो, इसको करने के लिए मौजूदा सरकार क्या कर रही है, अगर पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया तो? या उसके पास भी नया आइडिया नहीं है? में देखा जाए नहीं, मौजूदा सरकार सिर्फ कहीं बाहर से पानी लाने की कोशिश कर रही है, उनके हाथ में उतना ही है, दूसरा कुछ वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वहां नेचुरल सोर्स ही खत्म हो गए हैं। पूरे लातूर में आप अगर देखोगे तो पेड़ इतने कम हो गए हैं कि किसी ने पेड़ लगाने की कोशिश नहीं की है, या जानबूझकर किसी ने उसकी कोशिश भी नहीं की कि हम पेड़ लगाने की एक मुहिम हाथ में ले। सब तरफ पानी कैसे जमीन में पकड़ के रह सके, इसके लिए किसी ने कुछ कोशिश नहीं की है, और आज भी अगर ये कोशिश करेंगे तो भी उसके फल आने को और कुछ साल जाएंगे। अभी लंबा इंतजार आज की डेट में सिर्फ कहीं से ट्रेन से पानी लाना और देना, इतना ही आज सरकार के हाथ में है, दूसरा कुछ नहीं है। शुक्रिया अतुल कुलकर्णी जी, एक आउटलाइन बताने के लिए आपने एक रेखा चित्र खींची वहां की समस्या के बारे में कि मराठवाड़ा में कितनी भयानक स्थिति है पानी को लेकर के। रेलगाड़ी से पानी का इंतजाम हो रहा है, कुएं सूख गए हैं, लोगों ने खूब जलस्तर का दोहन किया है पानी का, जमीन का, पेड़ नहीं है, ये सब समस्याएं तो हैं, पर कोई ना कोई समाधान का रास्ता भी होगा, लेकिन वो इतनी जल्दी तो होने वाला नहीं है। अगर आप प्रकृति को इतना भकोसेंगे तो वो आपको दबोचेगी प्रकृति। और आपको बता दें कि आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लगता है वो प्राइम टाइम वही देख रहे थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी न्यायिक जांच आयोग की घोषणा कर दी है। तो ऐसा लगता है कि पनामा पेपर्स अभी फिलहाल कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। नमस्कार।